यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के रणभूमि में। आज हम बात करेंगे जनगणना सेंसस से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? और जनगणना का महत्व क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन हमारी आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य सिर्फ नंबर्स रटना नहीं है, बल्कि उन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे छिपी हुई असली कहानी को डिकोड करना है। मतलब अक्सर किताबों में या पीडीएफ में जो आंकड़े छपे होते हैं ना, वो पहली नजर में बहुत नीरस लगते हैं। हाँ, सिर्फ कुछ प्रतिशत और कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। एकदम। लेकिन अगर इन नंबरों को ध्यान से देखा जाए तो ये भारत की एक बहुत ही जीवंत और धड़कती हुई तस्वीर पेश करते हैं। जनगणना असल में देश का एक ऐसा हेल्थ कार्ड है जो ये बताता है कि हमारा समाज कहाँ खड़ा है और नीतियां जमीन पर कितना काम कर रही हैं। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी भविष्य की चुनौतियां क्या होने वाली हैं। और मैं सोच रही थी, ये सब शुरू कैसे होता है? ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, कानूनी आधार बहुत मजबूत है इसका। अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जनगणना कराना कोई ऐसा काम नहीं है जो हर राज्य अपनी मर्जी से या अपने तरीके से कर ले। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से केंद्र का काम है। हाँ, संविधान में इसे संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय बनाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए बाकायदा एक कानून भी है, जनगणना अधिनियम, जो 1948 में पारित हुआ था। और अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो वो आजादी के ठीक बाद का समय था। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग इधर से उधर हुए थे। सही कहा। उस समय एक नए राष्ट्र के लिए अपने लोगों का सटीक डेटाबेस होना कोई विलासिता नहीं थी, बल्कि एक परम आवश्यकता थी। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। 1948 का वो अधिनियम उसी प्रशासनिक जरूरत से पैदा हुआ था। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की जड़ों की तलाश करें तो इतिहास हमें और भी पीछे ले जाता है। हाँ, अंग्रेजों के समय में। बिल्कुल। पहली बार भारत में लोगों को गिनने का जो व्यवस्थित प्रयास हुआ वो 1872 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1872 की वो जनगणना पूरे देश में एक साथ और एक ही मानक पर नहीं हुई थी। सही बात है, वो टुकड़ों में किया गया एक बिखरा हुआ प्रयास था। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह का पहला ड्राफ्ट था जिसमें बहुत सी कमियां रही होंगी। बहुत कमियां थी। तो फिर वो जनगणना कब शुरू हुई जिसे हम आज के सिस्टम का आधार कह सकते हैं? मतलब जो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो और हर 10 साल में बिना रुके होती रहे। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर, यानी जो हर 10 साल के अंतराल पर होती है, उसकी वास्तविक शुरुआत 1881 में हुई। उस समय लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। 1881, ये तो अपने आप में एक प्रशासनिक चमत्कार रहा होगा। बिल्कुल। जरा उस समय के भारत की कल्पना कीजिए, ना कोई कंप्यूटर, ना पक्की सड़कें, ना ही आज की तरह संचार के साधन। घोड़े, खच्चर और पैदल चलकर अधिकारियों ने इतने बड़े उपमहाद्वीप के लोगों की गिनती की होगी। हाँ, और 1881 से लेकर आज तक, चाहे महामारियां आई हों या विश्व युद्ध हुए हों, ये महाअभियान हर 10 साल में चलता रहा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। अब अगर हम सीधे छलांग लगाकर 2011 की जनगणना पर आएं, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी। हाँ, 15वीं जनगणना, तो हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, चंद्रमौली जी का। वो 2011 की जनगणना के कमिश्नर थे। और स्रोत में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। चंद्रमौली जी के नाम के साथ ही भारत के सबसे पहले जनगणना कमिश्नर का नाम भी बताया गया है, WC प्लाउदन। राइट, एकदम सही। WC प्लाउदन 1881 के WC प्लाउदन से लेकर 2011 के चंद्रमौली तक इस सफर में भारत ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। और इसी बदलाव और निरंतरता को एक बहुत ही खूबसूरत धागे में पिरोती है 2011 की जनगणना की थीम। वो थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये इस पूरी प्रक्रिया के फलसफे को दर्शाता है।
आज जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसी के आधार पर ये तय होता है कि अगले 10 सालों में कहाँ नए स्कूल बनाने की जरूरत है। किस इलाके में अस्पतालों की कमी है और किन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा निवेश करना है। ये भविष्य की रूपरेखा है। ये बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्षेत्रफल और जनसंख्या का एक ऐसा विरोधाभास जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। हाँ, ये बहुत ही रोचक हिस्सा है। स्रोत में इन तथ्यों को याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स दी गई हैं। अगर हम सिर्फ जमीन या क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी में लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ये तो हुई भूगोल की बात, लेकिन जब हम इस भूगोल पर लोगों को रखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जमीन के बड़े होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ आबादी भी उसी अनुपात में होगी। हाँ, ये सीधा गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो सदियों के भूगोल, नदियों के बहाव और कृषि योग्य मैदानी इलाकों से तय हुआ है। लोग हमेशा वहीं बसे हैं जहां जीवन जीना आसान रहा है। उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के मामले में एक ऐसा विशालकाय राज्य है जो कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है। अगर हम इन आंकड़ों के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि गंगा का मैदानी इलाका जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं, जो बहुत उपजाऊ है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से बेहद उपजाऊ रहा है। जहां पानी और उपजाऊ जमीन होगी वहां मानव बस्तियां सबसे ज्यादा फलेंगी फूलेंगी। ये तो प्राकृतिक नियम है। लेकिन आज के दौर में ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन वहां पानी और कृषि योग्य भूमि की कमी है, इसलिए आबादी का घनत्व कम है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के पास राजस्थान जितनी जमीन नहीं है, लेकिन जनसंख्या में वो सबसे आगे है। इसका सीधा असर वहां के प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार के अवसरों और बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। भी लोग सिक्किम की स्थिति तो इतनी अनोखी है कि वहां भारत की कुल जनसंख्या का केवल 0.05% हिस्सा ही निवास करता है। 0.05%? सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ये कम आबादी उनकी भौगोलिक और स्थलाकृतिक चुनौतियों के कारण है। मतलब पहाड़ों और जंगलों की वजह से। हाँ, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कठोर जलवायु बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण या घनी बस्तियों के विकास की अनुमति नहीं देते। ये प्रकृति का अपना तरीका है संतुलन बनाए रखने का। सही बात है। एक राज्य कितनी आबादी का भार सह सकता है, यह बहुत हद तक उसके भूगोल पर निर्भर करता है। ये भार सहने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी हुई एक और अवधारणा है दशकीय वृद्धि दर, यानी डिकेडियल ग्रोथ रेट। जी, यानी 10 सालों में किसी राज्य की आबादी किस गति से बढ़ी है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की औसत दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही। 17.64%। राज्यों में सबसे तेज वृद्धि मेघालय में दर्ज की गई, जो करीब 27.9% थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका, या यूं कहे कि सबसे बड़ा रहस्य, नागालैंड के आंकड़ों से सामने आया। नागालैंड के आंकड़े सच में चौंकाने वाले थे। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां इन 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। वहां -0.6% की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। मेघालय सबसे ऊपर, नागालैंड सबसे नीचे। लेकिन ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जनसांख्यिकी के अध्ययन में किसी भी राज्य की जनसंख्या का इस तरह से सिकुड़ना बहुत ही दुर्लभ है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश में। तो ऐसा हुआ क्यों? जब हम नागालैंड के इस -0.6% के आंकड़े की गहराई में जाते हैं तो इसके पीछे कई जटिल कारण नजर आते हैं। पहला तो ये कि 2001 की जनगणना में नागालैंड की वृद्धि दर असामान्य रूप से अधिक दिखाई गई थी, लगभग 44% के करीब ना। हाँ, जो शायद प्रशासनिक खामियों या डेटा कलेक्शन की गलतियों का नतीजा था। 2011 में उन गलतियों को सुधारा गया, जिससे अचानक से ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखा। अच्छा, तो ये एक तरह का डेटा करेक्शन था। एक हद तक, हाँ। इसके अलावा बेहतर शिक्षा के कारण जन्म दर में कमी और रोजगार की तलाश में युवाओं का अन्य राज्यों की ओर पलायन भी इस नकारात्मक आंकड़े के पीछे के बड़े कारण माने जाते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नंबर हमेशा वो नहीं होते जो वे पहली नजर में दिखते हैं। बिल्कुल, उनके पीछे की कहानी पढ़नी होती है।
उनके पीछे कई बार इंसानी पलायन और प्रशासनिक सुधारों की कहानियां छिपी होती हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी, जो बहुत कुछ तय करता है। ये बताता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन कितने लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय औसत 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382। लेकिन जब हम राज्यों की तुलना करते हैं तो असमानता की खाई बहुत गहरी नजर आती है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, 1106। जबकि उसी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 17 लोग और बिहार के 1106 लोग, ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। ये जीवन की गुणवत्ता, संसाधनों तक पहुंच और दैनिक संघर्ष का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। बिहार में इतनी घनी आबादी का मतलब है कि वहां भूमि पर भारी दबाव है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि बहुत कम है, जो गरीबी और पलायन को जन्म देती है। और ये दबाव तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब हम शहरों, विशेषकर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की ओर देखते हैं। दिल्ली का आंकड़ा तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। दिल्ली का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। वहां जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जरा सोचिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक काल्पनिक बॉक्स, और उसमें 11,000 से ज्यादा लोग। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये आंकड़ा शहरीकरण की उस अंधी दौड़ को दर्शाता है जिसमें भारत इस समय शामिल है। बिल्कुल। जब एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में 11,320 से अधिक लोग रहेंगे तो वो क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली नहीं फैल सकते। उन्हें बहुमंजिला इमारतों में एक के ऊपर एक रहना होगा। हाँ, ये घनत्व में बताता है कि दिल्ली जैसे महानगरों में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है, वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी विकराल क्यों है, और गर्मियों में पानी का संकट क्यों गहरा जाता है। शहर चुंबक की तरह लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन के वादे के साथ खींचते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा उस गति से नहीं बढ़ पाता। लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश, जहां घनत्व सबसे कम है, वे इस शहरीकरण की दौड़ से अभी बचे हुए हैं। ये सच में एक सोचने वाली बात है कि कैसे ग्रामीण भारत से निकलकर लोग इन कंक्रीट के जंगलों में समाते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। खैर, भूगोल और घनत्व से आगे बढ़ते हुए अब हम समाज के ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी समाज का स्वास्थ्य और उसकी मानसिकता मापने का सबसे सटीक पैमाना लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है ये। 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगर हम विशुद्ध रूप से गणितीय और थोड़ा व्यवहारिक नजरिया अपनाएं तो इसका मतलब है कि औसतन 57 पुरुषों को जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। ये सुनने में एक गणितीय समस्या लग सकती है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम बहुत ही भयावह होते हैं। समाज पर इसका सीधा असर पड़ता है। जब समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लगातार कम होती है तो ये सीधे तौर पर समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, मानव तस्करी और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। और ये हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि समाज में बेटे की चाहत कितनी गहरी है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं जन्म लेती हैं। बिल्कुल। और जब हम राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये बात और साफ हो जाती है। केरल इस मामले में एक चमकता हुआ उदाहरण है। केरल हमेशा से इसमें आगे रहा है। वहां लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। दक्षिण के राज्य बेहतर स्थिति में हैं। पूरे देश में केवल केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी ही ऐसे स्थान हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास हरियाणा है जो सूची में सबसे नीचे है। हरियाणा का आंकड़ा चिंताजनक था। वहां 1000 पुरुषों पर केवल 879 महिलाएं दर्ज की गईं। हरियाणा का ये आंकड़ा कोई रातों रात पैदा हुई स्थिति नहीं थी। ये दशकों से चली आ रही पितृसत्तात्मक मानसिकता और तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड के गलत इस्तेमाल का मिला-जुला नतीजा था, जो कि बहुत दुखद है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, डेटा केवल रोने या शिकायत करने के लिए नहीं होता। ये बदलाव का सबसे मजबूत हथियार होता है। बिल्कुल। जब सरकार के सामने 879 का ये डराने वाला आंकड़ा आया तो ये स्पष्ट हो गया कि अब केवल जागरूकता अभियानों से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यही कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी एक आक्रामक और राष्ट्रव्यापी नीति की जरूरत पड़ी। और ये कोई संयोग नहीं है कि उस योजना की शुरुआत जानबूझकर हरियाणा के पानीपत से ही की गई थी। नीतियां वहीं से जन्म लेती हैं जहां आंकड़े सबसे ज्यादा लाल झंडी दिखाते हैं। एकदम सही।
यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे डेटा सीधे तौर पर जमीनी बदलाव ला सकता है। लिंगानुपात के इस सामाजिक सूचकांक के साथ ही एक और सूचकांक जुड़ा हुआ है जो किसी भी राज्य की तरक्की का सबसे बड़ा इंजन है। साक्षरता। वो है साक्षरता या लिटरेसी। जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय 7 साल या उससे अधिक उम्र के उन लोगों को शामिल किया जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते हैं। 7 साल की उम्र का नियम अहम है। भारत की औसत साक्षरता दर 73% है। मजे की बात यह है कि इसे याद रखने के लिए लोग अक्सर स्कर्वी नाम की बीमारी की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। स्कर्वी ट्रिक। हाँ, एस से साक्षरता, के से केरल टॉप पर और बी से बिहार बॉटम पर, जहां साक्षरता 61.8% है। अगर हम साक्षरता और लिंगानुपात के इन दोनों पैमानों को एक साथ रख के देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। क्या पैटर्न? केरल का दोनों में शीर्ष पर होना कोई चमत्कार नहीं है। जब कोई राज्य अपनी शिक्षा प्रणाली पर भारी निवेश करता है तो उसका सीधा असर महिलाओं के सशक्तिकरण पर पड़ता है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक साक्षर महिला अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों की शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होती है। दक्षिण भारत के राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान दिया है। और उसी का परिणाम हमें इन जनगणना के आंकड़ों में दिखाई देता है। ये एक सकारात्मक चक्र है, यानी वर्चुअस साइकिल, जिसे हर राज्य को अपनाने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सटीक है कि शिक्षा ही वो चाबी है जो बाकी सारे सामाजिक सूचकांकों के ताले खोलती है। अब हम अपनी इस गहन चर्चा के एक और अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो समाज के वंचित वर्गों से जुड़ा है। जी, हमारे समाज के वंचित वर्गों, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसांख्यिकी से जुड़ा डेटा। अक्सर ये डेटा काफी जटिल होता है क्योंकि इसमें कुल संख्या और प्रतिशत के बीच काफी उलझन होती है। हाँ, छात्र अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम आदिवासी या जनजाति आबादी की बात करें तो 2011 में उनकी कुल जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पूर्ण संख्या और प्रतिशत के बीच का अंतर किसी राज्य की राजनीति और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। वो कैसे? जब हम पूर्ण संख्या यानी एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। लेकिन प्रतिशत में तो मिजोरम आगे है। बिल्कुल, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम सबसे ऊपर है। इसका अर्थ यह है कि मिजोरम की कुल आबादी में से अधिकांश हिस्सा, जो लगभग 94% है, आदिवासियों का है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मध्य प्रदेश में एसटी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन वे राज्य की कुल आबादी का अल्पसंख्यक हिस्सा हैं, जबकि मिजोरम की पूरी संस्कृति और शासन व्यवस्था ही मुख्य रूप से जनजातीय है। ये अंतर सच में बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है, और यही समान तर्क अनुसूचित जाति या एससी के आंकड़ों पर भी लागू होता है। वहां भी संख्या और प्रतिशत का खेल है। 2011 में भारत की कुल एससी जनसंख्या 20.13 करोड़ थी, जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग 16.6% है। अगर हम सबसे ज्यादा लोगों की बात करें पूर्ण संख्या में, तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत के मामले में पंजाब सबसे आगे है, जहां की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। पंजाब का मामला ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प है। वहां ऐसा क्यों है? पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य रहा है और वहां की अर्थव्यवस्था में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है, जिनमें से अधिकांश इसी वर्ग से आते हैं। वहां की सामाजिक संरचना बाकी देश से काफी अलग तरीके से विकसित हुई है। और सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ है? अगर हम पूर्वोत्तर की तरफ जाएं तो मिजोरम में एससी जनसंख्या का प्रतिशत भारत में सबसे कम है। यह हमें बताता है कि भारत की सामाजिक संरचना हर कुछ 100 किलोमीटर पर अपना रूप बदल लेती है। विविधता का एक और उदाहरण। एक नीति जो पंजाब में कारगर है, जरूरी नहीं कि वो मिजोरम या उत्तर प्रदेश में भी काम करे। तो इतनी सारे आंकड़ों, अनुपातों और प्रतिशत को खंगालने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये पूरी चर्चा हमें ये दिखाती है कि 2011 की वो महागिनती सिर्फ फाइलों में बंद कुछ पन्ने नहीं है। ये आंकड़े हमें भारत की एक जीवित सांस लेती हुई तस्वीर दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कहाँ हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और कहाँ अभी भी समाज में गहरी खाइयां मौजूद हैं जिन्हें पाटना बाकी है। बिल्कुल।
दोस्तों, उम्मीद है कि जनगणना से जुड़े ये महत्वपूर्ण जीके तथ्य आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड जीके और करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।